ओके बच्चों, तो ये हमारा सवाल है और चलिए पहले इस सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट जो ये था वो था जो मैंने पढ़ाया था क्लास में आपको, वो कुछ इस तरह से था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, तो सपोज़ ये एक वायर का टुकड़ा है, ठीक है, जिसमें से कुछ करंट पास हो रहा है, इसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए वो करंट आई है, तो इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट लिया गया। मान लीजिए ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैं पॉइंट बनाता हूँ, और इस पॉइंट पे हमें पता लगाना है मैग्नेटिक फील्ड का इस करंट कैरिंग सेगमेंट की वजह से। तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करते थे कि सबसे पहले तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे उस पॉइंट से हम, तो उस पॉइंट से वायर के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वायर के ऊपर, पहले तो हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर हो गया और फिर हम क्या करते हैं, तो ये तो 90 डिग्री वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, इसको हम डी बोलते थे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते थे कि हम ये दोनों एंड्स से, यानी इस वाले एंड से भी इधर एक लाइन ज्वाइन करते थे और इस वाले एंड से इधर इस वाले एंड पे एक लाइन ज्वाइन करते थे, ठीक है। और ये दो एंगल्स यहाँ पे बन के तैयार हो गए हैं। तो इस वाले एंगल को हम बोलते थे अल्फ़ा और इस वाले एंगल को हम बोलते थे बीटा, ठीक है। और इस तरह से जो है इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो हम लिखते थे। जैसे ये जो पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट P है, पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो हम लिखते थे, B इज़ नथिंग बट, मैग्नेटिक फील्ड इज़ नथिंग बट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई D, है ना, वेर D इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर इनटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ बीटा, ठीक है। इस तरह से हम लिखा करते थे। लेकिन अगर मान लीजिए पॉइंट वहाँ नहीं हो जहाँ वो है, मतलब मान लीजिए पॉइंट कुछ इस तरह से, तो सपोज़ डियर स्टूडेंट्स ये मैं सेगमेंट लेता हूँ वायर का, ठीक है, तो कलर में वही यूज़ करता हूँ। तो सपोज़ ये वायर का सेगमेंट है इस तरह से, ठीक है, और उसमें वही करंट आई फ्लो हो रहा है इस तरह से। पर इस बार जो हमारा पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो पॉइंट सपोज़ यहाँ कहीं तो भी है। तो अब आप देखिए कि जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो परपेंडिकुलर तो इधर चला जाएगा, वो तो वायर के ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। तो दोनों केस में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ तो परपेंडिकुलर हमने आसानी से ड्रॉप कर दिया, पर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के लिए वायर ही नहीं है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के लिए वायर ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? तो अब ये हम देख लेते हैं ये वाला केस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक्सटेंड करते हैं वायर को। तो वायर को हम क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे पीछे की ओर, ठीक है। तो वायर को पीछे एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उसके ऊपर, एक्सटेंड करके उसको। और फिर हम क्या करते हैं कि उसके बाद जो है हम ये एंड से उसको ऐसा जोड़ेंगे और ये एंड से ये दूसरी वाली लाइन ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब ये वही दो लाइंस हैं, ये वही दो लाइंस है डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये वही दो लाइंस हैं जो कि हमने यहाँ बनाई थी। देखिए एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, ये वो दो लाइंस थी जो अपने वायर के दोनों एंड्स को जोड़ रही थी उस पॉइंट से, और ये भी वो दो लाइंस हैं जो वायर के दोनों एंड्स को जोड़ रही हैं उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री का साइन शो कर देता हूँ, दिस इज़ द परपेंडिकुलर, और यही डिस्टेंस हमारा यहाँ पे D है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एंगल्स की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा और बीटा हमें बताना होगा। तो देखिए ये वाली लाइन का एंगल, ये वाली लाइन का एंगल परपेंडिकुलर के साथ, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? अल्फ़ा। और दूसरी वाली लाइन का एंगल परपेंडिकुलर के साथ, इसी को हम बोल रहे हैं बीटा। तो पहली वाली लाइन का एंगल, पहली वाली जो ग्रीन लाइन है उसका एंगल परपेंडिकुलर के साथ अल्फ़ा होता है, और जो दूसरी वाली ग्रीन लाइन है उसका एंगल परपेंडिकुलर के साथ बीटा है। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी की थी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पहली वाली ग्रीन लाइन है इसका एंगल परपेंडिकुलर के साथ अल्फ़ा है, और ये दूसरी वाली ग्रीन लाइन है उसका एंगल परपेंडिकुलर के साथ क्या है? बीटा है, ठीक है। हाँ जी, पर दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ जो है
ये बीटा अल्फ़ा के अंदर शामिल है। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ। तो देखिए इस केस में, यानी सेकंड केस, इसको मैं केस नंबर 1 बोल देता हूँ और इसको मैं केस नंबर 2 बोल देता हूँ। तो केस नंबर 2 में तो ये जो फार्मूला था ये तो केस नंबर 1 के लिए था, और केस नंबर 2 के लिए फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। वो हो जाएगा b इज़ नथिंग बट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/d। यहाँ तक तो सब वही रहा। और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। अब ये माइनस क्यों हो गया वो हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले केस में बीटा के सामने वाला साइड ये है और अल्फ़ा के सामने वाला साइड ये है, तो दोनों को कंबाइन करके हमको लिखना था, इसीलिए हमने अल्फ़ा प्लस बीटा किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि अल्फ़ा के सामने वाला साइड कौन सा है। अल्फ़ा के सामने वाला साइड ये पूरा का पूरा है, ठीक है। और बीटा के सामने वाला साइड कौन सा है। बीटा के सामने वाला साइड मैं आपको दिखाता हूँ। बीटा के सामने वाला साइड ये है, ये बीटा के सामने वाला साइड है। उम्मीद आपको दिख रहा होगा वो, है ना। तो बेसिकली हमें ये अल्फ़ा वाला साइड है और ये बीटा वाला साइड है। तो अल्फ़ा वाले साइड में बीटा वाला साइड माइनस करेंगे तभी तो फिर हमें वो ब्लू वायर की लेंथ मिलेगी। उम्मीद आप ये समझ रहे होंगे। तो इस पूरी लेंथ में से हमें ये लेंथ हटाना है ना, यानी उस पूरे एंगल में से ये छोटा वाला एंगल हटाना है। यानी अल्फ़ा में से बीटा हटा देंगे तो हमें फिर ये इसका जो है ना वो लिमिट्स हमें वहाँ मिल जाते हैं बेसिकली। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी क्यों हमें यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा करना पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्यों हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ा था। तो यहाँ पे भैया हमें इसको और इसको आपस में ऐड करना था, इसीलिए हमने इन दोनों एंगल्स अल्फ़ा और बीटा को आपस में ऐड किया था। पर यहाँ पे हमें ये पूरा अल्फ़ा है, तो ये पूरा अल्फ़ा के सामने वाला ये पूरा साइड ये है, उसमें से हमें बीटा को सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो बस इसी छोटी बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये फार्मूला हमें अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में काम आने वाला है, यही आगे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब चलिए इसको प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। तो प्रॉब्लम में इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर ना ये स्टार आपको बना के दिया है और ये स्टार के अंदर ये रेड कलर जैसे बनाए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं एक हेक्सागोन जैसा बन रहा है। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं एक रेगुलर हेक्सागोन है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये रेगुलर हेक्सागोन है और जाहिर सी बात है हेक्सागोन जो है ये एंगल्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और इनमें से हर एक एंगल कितना होगा, इनमें से हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 6 पार्ट्स हैं। आप देखिए, गिन के देख लीजिए आप कितने पार्ट्स हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पार्ट्स हैं। 360/6 यानी कोई भी एक एंगल जो है, यानी किसी भी दो रेड लाइन के बीच का जो एंगल है वो 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है एंड सो ऑन, है ना। तो इसी आधार पे उसने देखिए यहाँ पे 60 लिखा है, उम्मीद आपको दिख रहा होगा वो। तो ये कंप्लीट एंगल उसने क्या बोला हुआ है, 60 बोला हुआ है। तो कोई भी एक पोर्शन उसने चूज़ कर लिया, जैसे उसने ये वाला पोर्शन चूज़ कर लिया, उसी को उठा के उसने यहाँ ड्रॉ करके बताया है इस वाले पोर्शन को, ठीक है। तो हम कोई भी एक साइड चूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये वाला एंगल 60 कैसे हुआ, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूँ और कुछ और बातें यहाँ पे बताता हूँ। तो अब आप देखिए कि अगर ये पूरा का पूरा साइड जो है, अगर जो यहाँ आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये टोटल लंबाई 4 है दी हुई है हमको और सब कुछ सिमेट्रिक है, सब कुछ सिमेट्रिक है। तो ये सेंटर वाली लाइन है, तो ये वाला 2a होगा और ये भी क्या होगा, 2a होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को उसने यहाँ पे 2a बोल के लिखा है, ठीक है। अच्छा, ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री है। और कुछ और बातें करते हैं यहाँ पे हम। देखिए ये वाला कंप्लीट एंगल भी 60 डिग्री होगा। कौन सा एंगल, ये कंप्लीट एंगल भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये देखिए यहाँ पर ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है वो 60 डिग्री को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, 30-30, है ना। तो ये कंप्लीट एंगल 60 है और उसको ये बीच वाली लाइन जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है 30-30 वाली लाइन में, ठीक है। ये एंगल 30, ये एंगल भी 30 है ना। तो इस तरह की बात है। तो ये कंप्लीट एंगल 60 है और ये वाला 30 है, ठीक है। तो ये 30 और ये 30, ठीक है। तो एंगल का उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं, कोई भी एक साइड हम लेते हैं। तो यहाँ पे साइड कौन सा लिया है, AB। वैसे यहाँ कितने साइड्स हैं, 12 साइड्स हैं, है ना।
टोटल कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से आप काउंट करेंगे तो टोटल 12 साइड्स हैं। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, इनमें से कोई भी एक साइड ले रहे हैं, हम साइड ए बी ले रहे हैं, ठीक है। अब साइड ए बी की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो हमें पता लगाना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ए बी को एक्सटेंड करेंगे। तो ये देखिए ए बी को उसने एक्सटेंड किया और ए बी को एक्सटेंड करके यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो ये वो परपेंडिकुलर है जो उसने ड्रॉप किया है ए बी के ऊपर। तो इसकी जो लंबाई है वही हमारा क्या है, वही हमारा डी है, ठीक है। अब डी कैलकुलेट, मतलब ओ सी को ही डी बोला गया है, तो आप उसको कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको इस तरह से ये दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप यहाँ पढ़ते जाइए, इन ट्राइंगल ओ ए सी उसने क्या निकाला, cos 60 निकाला। cos 60 इज़ ओ सी अपॉन ओ ए, और ओ सी तो हमें निकालना है, ओ सी ही हमारा डी है बेसिकली, है ना। और ओ ए हमारा क्या है, ओ ए हमारा 2a है, तो ओ ए 2a है और ओ सी हमारा डी है। तो ये ओ सी निकल के आ गया नीचे, आप देख सकते हैं, यानी कि ओ सी की लंबाई जो है ना, ये यही डी है हमारा। तो डी इज़ नथिंग बट ए, ठीक है। तो वो हमारा निकल के आ गया बस। और एंगल्स चाहिए थे हमें, तो ये देखिए एंगल्स आपको इस डायग्राम में दिखाई देंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा डी है जो कि किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। और ये वो दो साइड्स हैं जो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो एक वाले एंड से यहाँ ज्वाइन किया और दूसरे वाले एंड से यहाँ ज्वाइन किया, तो ये दो लाइंस हो गई, ठीक है। और दोनों लाइंस के साथ, दोनों लाइंस का एंगल परपेंडिकुलर के साथ हमें देखना है, ठीक है। तो दोनों लाइंस का एंगल परपेंडिकुलर के साथ देखना है। तो इस वाली लाइन का एंगल परपेंडिकुलर के साथ 60 डिग्री है और इस वाली लाइन का एंगल परपेंडिकुलर के साथ 30 डिग्री है। तो इसीलिए उसने इस वाले फॉर्मूला में sin 60 माइनस sin 30 लिखा। माइनस क्यों किया वो भी मैंने आपको पिछले इसमें समझा दिया। इसके आगे बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, और फाइनली उसने अपना फाइनल आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। कोई पर्टिकुलर स्टेप या कोई पर्टिकुलर एंगल अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।